आज हम बात करेंगे अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियां, द मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके मेथड्स के बारे में आज बात करेंगे। और जिसमें कई मेथड्स हैं, जैसे नंबर 1 उत्पाद विश्लेषण एंड प्रोडक्ट एनालिसिस, नंबर 2 जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी पहचान करके, नंबर 3 काइनेटिक स्टडी के द्वारा, नंबर 4 आइसोटोपिक मेथड के द्वारा, और नंबर 5 स्टीरियोकेमिकल एविडेंस के द्वारा। तो यहाँ पे हम दो जो मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 प्रोडक्ट एनालिसिस, उत्पाद विश्लेषण। जैसा नाम है कि प्रोडक्ट की जो बनने वाला प्रोडक्ट है, रिएक्शन के दौरान बनने वाले प्रोडक्ट को एनालिसिस करके उसकी प्रकृति व बनने वाली मात्रा के आधार पर अभिक्रिया की क्रियाविधि का अनुमान लगाया जाता है। तो प्रोडक्ट एनालिसिस में अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का विश्लेषण कर उसकी प्रकृति व प्रतिशत मात्रा को ज्ञात किया जाता है और फिर उसके आधार पर अभिक्रिया क्रियाविधि का अनुमान लगाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले हम यहाँ पे कि 1 क्लोरो 3 मैथिल 2 ब्यूटेन और 2 क्लोरो 2 मैथिल 1 ब्यूटेन दोनों का हाइड्रोलाइसिस कराए हम, तो सेम प्रोडक्ट मिलता है हमारे पास को। ये 85% प्रोडक्ट 1 मिलता है और 15% प्रोडक्ट 2 मिलता है। तो इसे हम इसकी मैकेनिज्म के आधार पे कैसे इसकी मैकेनिज्म हुई, कैसे बना, दैट मीन ये प्रोडक्ट 1 बनना ये बताता है कि इसमें जो टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा है वो अधिक स्थायी है। दोनों में ही टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा है और यदि प्राइमरी बन रहा है तो वो शिफ्ट होके इंटरमीडिएट रीअरेंज होके टर्सरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दोनों अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती उत्पाद में अनुनाद होता है। तो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो बनता है उसमें रेजोनेंस होता है और दोनों में समान अनुनादी संरचनाएं बनती है। जैसे तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसकी अभिक्रिया कैसी हुई, SN1 प्रकार की अभिक्रिया होती है। जैसे हम यहाँ बात करें कि 1 क्लोरो 2 मैथिल 2 ब्यूटेन और 2 क्लोरो 2 मैथिल 1 ब्यूटेन दोनों को स्लो स्टेप वाले स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप एंड नेक्स्ट स्टेप इज फास्ट स्टेप जिससे प्रोडक्ट बनता है। स्लो स्टेप के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है जिसमें इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पे फर्स्ट की हम बात करें तो यहाँ क्लोराइड फ्री होने से प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा और प्राइमरी कार्बोकेटाइन फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहाँ पे यदि क्लोराइड फ्री हो तो टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ डायरेक्टली इससे टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन वो रेजोनेंस होके टर्सरी कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंज हो जाता है क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है, ये जो रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म वो SN1 मैकेनिज्म होती है जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है। 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और सेकंड स्टेप के अंदर प्रोडक्ट बनता है। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन कम स्थायी होने के कारण प्राइमरी अल्कोहल 15% ही बनता है, जबकि टर्सरी कार्बोकेटाइन अधिक स्थायी होने के कारण इसे टर्सरी अल्कोहल 85% यानी मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो इस प्रकार प्रोडक्ट का एनालिसिस करके हम उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिसाइड कर सकते हैं, उस मैकेनिज्म का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि प्रोडक्ट बन रहा है वो 85% ये टर्सरी अल्कोहल बन रहा है, तो 85% टर्सरी अल्कोहल बन रहा है, दैट मीन 85% यानी इस टर्सरी अल्कोहल के जो रेस्पेक्टिव इंटरमीडिएट है टर्सरी कार्बोकेटाइन वो अधिक मात्रा में बन रहा है, इसलिए टर्सरी अल्कोहल भी अधिक मात्रा में बन रहा है। अब टर्सरी कार्बोकेटाइन अधिक मात्रा में बन रहा है दोनों से, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में बनने वाला
जो इंटरमीडिएट है, दोनों रिएक्शन में बनने वाला इंटरमीडिएट वो आपस में रेजोनेंस शो करता है, और यदि यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है वो भी रेजोनेंस के द्वारा टर्सरी में कन्वर्ट हो रहा है, और इससे डायरेक्टली टर्सरी बन रहा है तो वैसे ही मोर स्टेबल है। तो हम प्रोडक्ट का एनालिसिस करके उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिसाइड कर सकते हैं, मैकेनिज्म का निर्धारण कर सकते हैं। नाउ नंबर सेकंड, मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करके रिएक्शन की मैकेनिज्म को का अनुमान लगाना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट कौन सा प्रेजेंट है उसके अंदर, और उस इंटरमीडिएट को रिएक्शन को वहीं थोड़ा स्लो करके इंटरमीडिएट स्टेबल है तो उसे आइसोलेट करके, उसे सेपरेट करके और उसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जाता है, स्ट्रक्चर की स्टडी कर रिएक्शन की मैकेनिज्म का निर्धारण किया जाता है। तो अभिक्रिया के दौरान बनने वाले इंटरमीडिएट की उपस्थिति के आधार पर क्रियाविधि का मैकेनिज्म का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि अभिक्रिया मध्यवर्ती स्थायी है तो अभिक्रिया को स्लो करके या बीच में रोक कर उसे मध्यवर्ती को पृथक करके उसकी संरचना के आधार पे मैकेनिज्म का निर्धारण किया जाता है, क्रियाविधि का निर्धारण किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लें हम, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, यानी जब एमाइड की एल्कलिन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो क्षारीय ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो प्राइमरी एमिड बनता है। इस मैकेनिज्म रिएक्शन की मैकेनिज्म में 3 इंटरमीडिएट बनते हैं। जैसे देखिए हम मैकेनिज्म में बात करें यहाँ पे, तो एमाइड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन का यहाँ पे HBr निकल जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे ब्रोमाइड जुड़ जाएगा तो RCONHBr बन जाएगा। अब यहाँ से फिर बेस रिएक्शन करेगा तो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा तो ये बन जाएगा N ब्रोमाइड, द फर्स्ट इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन N ब्रोमाइड। N ब्रोमाइड से फिर ब्रोमाइड निकल जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ से RCON, यानी एसिल नाइट्रीन, सेकंड इंटरमीडिएट। एसिल नाइट्रीन फिर रीअरेंज हो जाएगा, या नाइट्रोजन के लॉन पेयर कार्बन नाइट्रोजन को दे देंगे और यहाँ से एल्किल समूह नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये रीअरेंज हो जाएगा और ये बनाएगा एल्किल आइसोसाइनेट, OCNR, एल्किल आइसोसाइनेट या RnCO। तो ये एल्किल आइसोसाइनेट जो बनता है ये फिर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इसका, तो यहाँ से प्रोटॉन माइनस प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाती है, यहाँ से प्रोटॉन निकला और इस नाइट्रोजन में जुड़ गया, कार्बन नाइट्रोजन ब्रेक हो गया, नेगेटिव हो गया, ये प्रोटॉन यहाँ जुड़ गया और ये बंद यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो गया CO2 और RNH2 यानी प्राइमरी एमीन हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हम किसी रिएक्शन में बनने वाले इंटरमीडिएट की पहचान कर उसे सेपरेट कर उसके एनालिसिस करके उस रिएक्शन की मैकेनिज्म का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस हम 2 मेथड्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया। नंबर 1 प्रोडक्ट एनालिसिस, यानी जो उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसके एनालिसिस कर उसके एनालिसिस के आधार पे रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिसाइड करना, और दूसरा मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान कर, यानी जो इंटरमीडिएट बनता है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर और उसे सेपरेट कर उसके आधार पे मैकेनिज्म का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे हमने हाफमान ब्रोमाइड के अंदर रिएक्शन में किया कि यहाँ पे यदि इंटरमीडिएट N ब्रोमाइड बनता है, एसिल नाइट्रीन बनता है, एल्किल आइसोसाइनेट बनता है, 3 इंटरमीडिएट बनते हैं, तो रिएक्शन की मैकेनिज्म यही होगी कि जिसमें ब्रोमीन रिएक्शन करे और RCONHBr बने, यहाँ से फिर वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो और ये N ब्रोमाइड बने, N ब्रोमाइड से फिर ये ब्रोमाइड फ्री हो जाए तो ये एसिल नाइट्रीन बन जाए, एसिल नाइट्रीन से फिर रीअरेंज हो जाए, एल्किल आइसोसाइनेट बन जाए, एल्किल आइसोसाइनेट फिर हाइड्रोलाइसिस हो जाए तो यहाँ पे माइनस प्रोटॉन और प्लस प्रोटॉन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाए और प्राइमरी एमीन RNH2 प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार 2 मेथड्स का हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नंबर 1 प्रोडक्ट एनालिसिस, नंबर 2 इंटरमीडिएट की पहचान के आधार पे रिएक्शन की मैकेनिज्म का निर्धारण करना। थैंक यू।